हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, वहां पर हमको एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करना है एंड देन एक्स और वाई का वैल्यूज फाइंड करके हमको इस इक्वेशंस में पुट करके एम का वैल्यू फाइंड करना है। तो मेनली इस क्वेश्चंस का एम क्या है, इसको सोल्व करके आपको एम का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बट एम का वैल्यू कब मिलेगा, जब आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, तो इक्वेशंस जो गिवन है उनको हम सोल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, जो क्या गिवन है वो सबसे पहले लिख रहा हूं मेरे को। तो सबसे पहले मैंने लिखा बेटा यहाँ पे गिवन है 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। एंड देन गिवन है 2x - 4y = -24, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड दे रखा है यहाँ पर, इसको आप चाहो उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। अभी तक आप लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन ओनली वन मेथड, उसी से सोल्व करते हैं। आइए, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन सेकंड समीकरण नंबर 2 से 2x - 4y = -24, यहाँ से मैं x का वैल्यू निकाल रहा हूँ, -24 + 4y, x बराबर -24 + 4y और बटे में आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन भी आ जाएगा, पहले भी आप डिवाइड कर सकते थे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो -24 से 2 कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, -12 आया। 4y में से भी 2 कॉमन लिया, 2 × 2 = 4, 2y आया, ठीक है बेटा। डिवाइड में 2 2 से 2 कैंसल, x का वैल्यू आपको मिल रहा है, प्लस को मैं पहले लिख रहा हूँ 2y एंड देन माइनस को 2y - 12, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से समीकरण 3 आ चुका है, समीकरण 3 में x का मान है, तो इक्वेशन थर्ड जो है उससे x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने इसको किससे बनाया है, इक्वेशन सेकंड से। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उपरोक्त मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आप चाहो तो ऐसा लिखें, x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। क्यों सर 1 में क्यों रखा, क्योंकि हमने इसको बनाया समीकरण 2 से है। तो पहले समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया बेटा। देन अगर अब बात करें आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2x की जगह हमको वैल्यू पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या है, 2y - 12, मैंने ब्रैकेट में लिखा 2y - 12 + 3y = 11, एंड देन मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 = 4y हो जाएगा, एंड 2 × 12 = 24 प्लस 3y = 11। यहाँ पर 4y में से कुछ ऐड हो सकता है क्या, ये तो 24 है, और 24 क्या है, देखो 2 × 2 = 4y, और ये 24 तो न्यूमेरिकल है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ऐड कौन होगा, वेरिएबल वाला। तो 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y। इसका ट्रांसफर कर दो, 11 पहले से माइनस का 24 ट्रांसफर होके हो जाएगा प्लस का 24। इज दैट क्लियर राइट नाउ, ये कितना हो जाएगा, अरे 5 और ये 3 35 हो जाएगा। y बराबर 35/7, 7 गुणा से आ जाएगा भाग में, और 7 के पहाड़े में 35 आता है 5 बार, तो y बराबर आ गया आपका 5। तो y के मान को आप बेटा रख दो इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों सर थर्ड में क्यों रखेंगे, क्योंकि थर्ड जो है x का वैल्यू है y के टर्म्स में। इज दैट क्लियर राइट नाउ, सो देयरफॉर x = 2y - 12, ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, x = 2 × y का वैल्यू कितना है 5 - 12, x = ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 - 12। इज दैट क्लियर, ये हो जाएगा x = -2। अब आपको x और y का वैल्यू दोनों मिल चुका है, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, कहते हमको y का, हमको m का वैल्यू फाइंड करना है। सिंस आपको पता है क्या गिवन है, आपको y = mx + 3, y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू पुट करो m × -2 + 3, 3 का ट्रांसफर कर लो, 5 - 3 बराबर ये 2m हो जाएगा -2m, 5 में से 3 माइनस होगा 2 = -2m। अब ट्रांसफर करना है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है आपको नीचे नहीं दिखे। तो ये 2 जो है -2 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में, और = बचेगा m, कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा आंसर। तो m = बेटा आपका क्या आ रहा है यहाँ से -1, हेंस m = -1। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है
और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस है 26, दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनका डिफरेंस 26 है, और फर्स्ट जो नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम है, तो आपको दोनों नंबर्स यहाँ पर पता करना है। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, किसी भी एक नंबर को हम यहाँ पर दोनों नंबर को वेरिएबल्स में x और y में लेट कर लेते हैं। तो माना कि सॉल्यूशंस में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके सॉल्यूशंस में लिख रहा हूँ कि माना कि पहली संख्या x है, let the first number is be y, let the first number is be x, sorry, and the other number is n, तथा दूसरी संख्या y है, and the second या अदर बोल रहा हूं मैं, the second नंबर इज y। हमने रिलेट कर लिया कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर यहाँ पर क्या है, y है। अब दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है, इसको ले लिया इक्वेशन 1। कैसा s कैसे ले लिया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, पहली में से दूसरी को घटाया और कितना बता दिया मैंने, 26, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, ठीक है बेटा। एंड इसके अलावा और इक्वेशंस के अनुसार प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है बेटा। इसको दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। यहां से लिखो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, on putting the value of x in equation number first, on putting the value of x in equation number first, तो x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की जगह क्या आ जाएगा 3y, देखो x की जगह क्या है 3y, आगे क्या है माइनस का y इक्वल टू आ जाएगा 26, जरा माइनस करो 2y इज इक्वल टू आ गया 26 एंड y इज इक्वल टू 26/2, कितना टाइम कट जाएगा 13 टाइम, तो y का वैल्यू बेटा यहाँ से आ गया आपके पास 30, ठीक है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, जिसमें भी आपको सुटेबल लगे, तो मैं यहाँ पर सेकंड में पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान इक्वेशन है। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 13 है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 39, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर विल बी 39 एंड द सेकंड विल बी 30, इज दैट क्लियर राइट नाउ। अतः पहली संख्या x 39 है तथा दूसरी संख्या y 13 है। अतः की लाइन, यह हैंस का लाइन आपको जरूर लिखना है। अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। Therefore, the first number will be, the first number will be 13 and second is 13. Is that clear right now? दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, जहाँ पर आपको ये पता चल गया कि x और y के वैल्यूज क्या है। इट मींस दैट कि पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या है। अगर आप लोग चाहो उसको चेक करना तो 39 में से 13 घटाओ 26 आ जाएगा। 39 जो है वो 13 का 3 गुना है, क्योंकि 13 तिया 39 और 39 में से 13 माइनस करो 26 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन की यहाँ पर जांच भी होगी, चेक भी हमने कर लिया। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड। जो हमारा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज्यादा है, तो आपको दोनों कोणों को पता करना है। क्वेश्चन फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि 2 एंगल्स है, उसमें जो ग्रेटर एंगल है वो जो स्मॉलर एंगल है उससे कितना ग्रेटर है, 18 ग्रेटर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो दोनों एंगल्स यहाँ पर क्या होंगे। अब मेन चीज यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, एक वर्ड संपूरक या इंग्लिश में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो बेटा पहले ये जान लो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा उस पर पहले सप्लीमेंट्री एंगल पे लिखा रहा हूँ। टू एंगल्स आर said to be supplementary angle if the sum of their measure is 180 डिग्री। यानी कि दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका कोण यदि उनका योग 180 डिग्री हो। हिंदी में बोलेंगे दो कोण
समपूरक कोण कहलाते हैं यदि दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री होता है। दो कोण संपूरक कोण कब कहलाते हैं बच्चों? दो कोण संपूरक कोण तब कहलाते हैं जब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए यूजफुल होगा। इसको क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं करना है, अलग से नोट करके आप लोग यहाँ से ये थोड़ा चेक कर लेते हैं कि आप लोग इस संपूरक कोण को समझ पाए कि नहीं। तो बेटा यदि मैंने कहा कि एक कोण x है, उसका मान है यहाँ पर 100 डिग्री, तो आप बता सकते हो कि दूसरा कोण उसका y जो है सप्लीमेंट है वो कितने डिग्री का आएगा। तो सबसे पहले आप ये कंसेप्ट लगाओ कि दोनों कोणों का योग आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि x का सप्लीमेंट बताओ, x का समपूरक कोण बताओ। तो समपूरक कोण क्या होगा? एक कोण पता है, दूसरा कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस कर देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 100 मतलब क्या आ जाएगा? y बराबर 80। तो बात समझ में आ रही है? संपूरक क्या होता है? 100 और 80 दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है। यदि मैं बोल दूं कि 120 डिग्री का संपूरक कोण क्या है, तो 120 में कितना जोड़ने पर 180 आएगा? तो 60। तो 120 का संपूरक है 60। तो दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग कितना हो? 180 डिग्री। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो आइए अब हमारे जो क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए अब जो हमारा क्वेश्चन है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आपको दोनों कोण यहां पर मानना है। आइए कोण मान लेते हैं। तो लाइट ग्रेटर एंगल इज x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज y डिग्री। माना कि हिंदी में लिखेंगे, माना कि बड़ा कोण 180 डिग्री का है तथा छोटा कोण y डिग्री का है, विच इम्प्लाइज, यहां पर लिख लेना आप लोग कि x इज ग्रेटर देन y। इट मीन्स दैट कि x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, क्योंकि x प्लस y बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर लिख लोगे समपूरक कोण या फिर लिखोगे सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल। इज दैट क्लियर राइट नाउ? ये रीजन दे दिया। अब इसको आप सोल्व करके यहाँ लिख भी सकते हो। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा। सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार, और आगे क्या दे रखा है या तथा करके भी लिख सकते हो आप लोग। आगे ये दे रखा है कि इसी में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बड़ा कोण कौन सा है? भैया मैंने लिखा बड़ा कोण x है, यानी कि ग्रेटर एंगल कौन सा है? x है। वो छोटे एंगल या स्मॉलर एंगल से कितना मोर है? 18 मोर है। तो ये बड़ा कोण है बेटा और ये है छोटा कोण। क्या बड़ा कभी भी छोटे के बराबर हो सकता? नहीं। यदि छोटे को कुछ दे दे तो वो जरूर बड़े के बराबर हो सकता है। तो कितना दे देंगे? जितना वो बोल रहा है। नहीं समझ में आया सर? तो बेटा बड़ा कोण है, एक से बड़ा है किससे? y। आ जाओ, यदि इन दोनों को बैलेंस करना है तो जो छोटा है उसमें कुछ बढ़ा देते हैं, जितना बड़ा है उतना ही मिला देते हैं। तो देखो यहाँ पर x जो है उसका मान कितना है आपके पास? आपको पता नहीं, लेकिन ये पता है कि बड़ा है। अब छोटे से कितना बड़ा है आपको पता है? 18 बड़ा है। यदि छोटे को 18 दे दो, छोटे को 18 जोड़ के दे दो तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही मैंने यहाँ पर इक्वेशंस बना दिया है और इसको दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। ये कहाँ से लिखा है बेटा? प्रश्नानुसार लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड से x का जो वैल्यू है इसको हम 1 में पुट करेंगे। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का वैल्यू क्या है आपके पास? y प्लस 18 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस में y भी है आपके पास, एंड देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1y और 1y, 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2y, या 18 का ट्रांसफर करो, 180 डिग्री माइनस 80, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, 10 जाएगा 70, 70 में से 8 जाएगा 162। यहाँ पर y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 162/2 एंड 2 8 16, 2 1 2 मतलब 81। तो बेटा यहाँ से y का वैल्यू आपको मिल रहा है 81। क्या मिल रहा है? 81। तो अब क्या करेंगे? y के मान को समीकरण 2 में रख दो। y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, on putting the value of y in equation number second, x is equals to y plus 18 है बेटा। अब चाहो तो उतार लो,
या आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। y का वैल्यू है 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 9 and 9। तो यहाँ पर बड़ा कोण जो है 99 डिग्री का आ चुका है और छोटा कोण आपका आ चुका है 81 डिग्री का। तो बच्चों यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बड़ा एंगल क्या है और छोटा एंगल क्या है, और जो इक्वेशन दिया है क्या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है यहाँ पर। तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, चेक कर लो आप। 99 एंड 81, 180 आएगा, देख लो 8 16 17 18 180 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस कर दो, 18 ज्यादा है, देख लो यहाँ पर। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस दैट हेंस करके लिख सकते हो, अतः बड़ा कोण ग्रेटर एंगल, अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है, 81 डिग्री का है। Hence, greater angle will be 99 degree and smaller are 81 degree। यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो बड़ा कोण जो है वो आपका आ चुका है 99 डिग्री का। तो बड़ा कोण आपका 99 डिग्री का है एंड छोटा कोण आपका क्या है 81 डिग्री का। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा आपका 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपए है। फिर से सुनिए, 7 बल्ले, 7 बैट और 6 बॉल का प्राइस टोटल कितना है, कितना कॉस्ट है, 3800 रुपए है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे कितने में खरीदी, 1750 रुपए में खरीदी। तो बताइए बेटा एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। फिर से क्वेश्चन को समझो। उसने 2 बार खरीदी की, किसने, क्रिकेट टीम के कोच ने। पहली बार में उसने 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, मतलब 7 बैट्स एंड 6 बॉल। कितना कॉस्ट था उसका, 3800 रुपए था। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में उसने क्या किया कि 3 बल्ले यानी कि 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उसका कॉस्ट टोटल कितना आया 750। तो आपको ये बताना है कि एक बल्ला और एक गेंद का उसे क्या मूल्य टोटल उसे कितने में वो पड़ा, कितने में उसे गेंद और कितने में उसे बल्ला मिला है। तो आइए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। माना कि सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करें तो पहले इनको मानना पड़ेगा। तो जो आपको पूछा हुआ है उसी को मान लो। माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपए तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए है तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। लेट, इंग्लिश में लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹x and the cost of 1 ball is ₹y। Is that clear right now? हमने लीड कर लिया कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपए तथा एक बॉल का मूल्य y है। तो बच्चों मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। यदि आपके पास एक पेन 5 रुपए की है तो 3 कितने की आएगी, आपने कहा 15 रुपए की। बहुत ही स्पीड से आपने आंसर बताया। आपने क्या किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। क्योंकि आपको एक पेन का प्राइस पता है 5 रुपए है तो आपने 3 का प्राइस बड़ी आसानी से निकाल लिया, 5 या 15। वैसे ही आपको एक बल्ले का मूल्य पता है 100 रुपए, तो 6 बल्लों का कितना हो जाएगा कि सर 6 हो जाएगा। वेरी गुड। तो वैसे ही आपको एक बॉल का पता है कितना है, कॉस्ट y रुपीज। तो आपके पास 6 बॉल का कितना हो जाएगा कि सर 6y हो जाएगा। वेरी गुड। इन दोनों का कॉस्ट कितना है 3800। तो आप 7x और 6y को ऐड करके कितना लिख दोगे 3800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी आप लैंग्वेज लिखो कि इसलिए 7 बल्लों का मूल्य 7x, 6 बल्लों का मूल्य 6y और फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 3800। सिंपल आपको समझना है, एक बल्ले का x है तो 7 बल्ले का 7x, एक बॉल का y तो 6 बॉल का 6y, और दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट बन रही है 3800 रुपए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तथा सेकंड अटेम्प्ट में क्या बोला बेटा, एंड। यहाँ पर आप लिख सकते हो एंड। सेकंड बार में बोल रहा है कि मैंने बेटा 3 बल्ले खरीदे, यानी क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले खरीदे, तो 3 बल्लों का कितना प्राइस हो जाएगा 3x।
कितनी बॉलें खरीदी? 5 बॉलें। एक बॉल का y तो 5 बॉलों का 5y, दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 1750 हो रहा है बेटा। यहाँ पे इक्वेशन ले लिया मैंने सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, x और y का वैल्यूज फाइंड करना है, और x और y का वैल्यूज आपको फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के ले लो या वेरी फर्स्ट सेकंड, जैसा आपको लगे उससे ले लो। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड मैं x या y का वैल्यू फाइंड करूंगा यहाँ से। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, कितना है बेटा? 1750। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 3 गुणा से भाग में जाएगा तो 1750 माइनस 5y बटे आ जाएगा 3। इक्वेशन नंबर थर्ड। x के मान को कहाँ रखोगे? के सर रखेंगे 1 में। क्यों सर 1 में क्यों रखेंगे? क्योंकि किससे बनाया? अरे 2 से बनाया है। तो आइए रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कुछ लैंग्वेज। x के मान को आई थिंक आप इससे यूज्ड टू हो चुके होंगे, दोनों लैंग्वेज वाले लिख सकते हो। x के मान को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखने पर, थोड़ा चितार दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी, रखने पर। On putting the value of x in equation number first, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखा मैंने 7x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है? 3800। तो आइए इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, मैं इधर की साइड करता हूँ। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है? 7 के मल्टीप्लाई में x का वैल्यू और कितना है? तो 7 मल्टीप्लाई 750, ठीक है, माइनस का 5y, डिवाइड में आ रहा है 3, प्लस में कितना आ रहा है? प्लस में आ रहा है 6y, प्लस में आ रहा है 6y, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं है, और डिवाइड टोटल प्राइस कितनी आ रही है? 3800। तो घबराना नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना है। यहाँ पर पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 7 का गुणा करते हैं, 7 पंजे 35 के 5 सिलाए 3, 7 7 49 और 3 हो जाएगा 52 के 2 सिलाए 5 आते कम 7 और 5 12। इज दैट क्लियर राइट नाउ? और 7 पंजे 35y बटे 3 प्लस 6y बटे 1 बराबर टोटल आ रहा है 3800। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 का ब्रैकेट के साथ पूरा आ जाएगा 12250 माइनस 35y, इसका करो इससे 3 6 18y एंड 3 एकम बेटा यहाँ पर आ जाएगा 3 और टोटल आ रहा है 3800। 3 भाग से गुणा में जाएगा, अरे भाग से गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 गुणा 3। इनको सोल्व कर लो दोनों को, प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो घटाओ 35 में से 18, 15 में से 8 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, कितना आ रहा? 17, 17 और 18 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इज दैट क्लियर राइट नाउ? तो 10 और 10 20 और 7 8 15 35 हो रहा है, ठीक है ना। साथ में आएगा y बराबर गुणा कर दो 0 0 3 और 2 24 के 4, 0 0 3 और 2 24 के 4, हासिल है 2 3 9 और 2 11, 11400। तो क्या करो, इसका ट्रांसफर इधर करो, इसका ट्रांसफर इधर करो। 12250 माइनस 11400, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा 17y आ जाएगा। माइनस करो 12250 माइनस 11000 आपका आ रहा है 400, कितना आएगा? 0 5, 12 में 4 गए तो 8 1 1 0 एंड देन 0, ठीक है बेटा, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। 850 आ रहा है तो 17y बराबर 850, ठीक है बेटा। तो 12250 माइनस 11400 बराबर 17y। तो आइए माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर इसका माइनस आएगा 850, ठीक है, 850 बराबर 17y। कैसे कैसे? 0 0 0, 5 में से 0 जाएगा तो आएगा 5, और 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 एंड 1 में से 1 जाएगा तो 0। इज दैट क्लियर? तो 850 आ जाएगा, आप चाहे तो जोड़ के देख लेना, ये आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 17 का ट्रांसफर कर रहा हूँ, 850 बटे 17 बराबर y, भाग दे दो, गुणास भाग में आ गया, अरे गुणास से भाग में आया, 17 पंजे 85 50, तो y का मान यहाँ पर बेटा आपके पास आ गया 50। तो क्या करोगे? y के मान को आप रखोगे समीकरण नंबर 3 में। तो मेरे पास कोने में जगह है, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, आप लोग जहाँ पर जगह हो वहाँ पर देख लें, या फिर ये जो चीजें हैं इनको नोट कर ले, मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ पर कर देता हूँ मैं y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखा y का मान, समीकरण 3 रखो बेटा, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा y का मान क्या आया? 50, ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपके पास 3, तो x बराबर कितना आ रहा है? 1750 माइनस 55 25 250 आ रहा है, बटे में 3 आ रहा, ठीक है बेटा। 1750 में 250 घटाओ आ जाएगा 1500,
0 0 0 5 0 0 7 में 1500 बटे में आएगा 3, आंसर आएगा 500। तो यहाँ पर x बराबर आ गया आपका 500, मतलब एक बल्ले का मूल्य है 500 रुपये और एक बॉल का मूल्य है 50 रुपये। कर लो कैलकुलेट, क्या इस फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर? तो यदि आप 3 बल्लों का निकालोगे तो 3 पंजा कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और आप 5 बॉल का निकालोगे तो 55 25 250 हो जाएगा। जोड़ लो जरा, कितना प्राइस आ रहा है? 1750 आ रहा है कि सर आपको आ रहा है? इसका मतलब कि आपके एक बेट का प्राइस आपने एक्स लेट किया था वो 500 आ गया और एक बॉल का प्राइस आपने वाई लेट किया था वो आ गया 50, ठीक है। इट मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ वन बेट इज बी 500 रुपीज एंड द वन बॉल इज 50 रुपीज। दिस इज द आंसर। अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टैक्सी के भाड़े पर डिपेंड है। तो किस टाइप से क्वेश्चन आइए समझते हैं। तो एक जो टैक्सी ड्राइवर है उसने कुछ टैक्सी का भाड़ा फिक्स करके रखा है, तो कुछ भाड़ा उसने फिक्स करके रखा है और क्या करता है उसके बाद पर किलोमीटर भी कुछ अलग से वो भाड़ा लेता है। तो कुछ एक निश्चित दूरी के लिए क्या भाड़ा बनता है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका बन रहा है 105 रुपए, जिसमें कुछ फिक्स है तथा पर किलोमीटर के हिसाब से अलग भी है। तो फिक्स चार्ज जो उसको अलग से लेट करेंगे और जो पर किलोमीटर चार्ज है उसको अलग से लेट करेंगे। सेकंड कंडीशन में ही यही बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जैसे ही चले हैं 155 रुपए लग जाएंगे आपको, मतलब कि फिक्स चार्ज कुछ है उसमें और पर किलोमीटर चार्ज कुछ है, दोनों जुड़ के 155 लगेंगे। कितने किलोमीटर की यात्रा पर? 15 किलोमीटर की यात्रा पर। तो आइए इस क्वेश्चन का क्या माजरा है, इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है अलग से और नियत भाड़ा है उसको अलग से लेट कर लिया है। तो माना कि नियत भाड़ा आपका जो लग रहा है वो 100 रुपए है तथा प्रति किलोमीटर जो आपका भाड़ा लग रहा है वो y रुपए है। लेट द फिक्स प्राइस बी x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपए। यानी कि हमने क्या किया, जो फिक्स चार्ज था उसको x से लेट कर लिया और जो पर किलोमीटर अलग से लग रहा है उसको हमने y लेट कर लिया। उसने कहा कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो बेटा उसमें क्या है कि कुछ फिक्स किराया है और उसके बाद पर किलोमीटर किराया अलग से है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा? 10 किलोमीटर के लिए 105 बोल रहा है तो कुछ तो उसका फिक्स है, वो किराया हमने 100 रुपए ले लिया और उसके बाद पर किलोमीटर का हमने माना है y। तो y का पर किलोमीटर के हिसाब से कितना बनेगा? 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10y। अब दोनों का फिक्स चार्ज जो है और पर किलोमीटर किराया दोनों का मिलके बन रहा है 105 रुपए। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम बात करें यदि हम हमारे जो सेकंड जो दे रखा है इक्वेशंस के सेकंड पार्ट की, तो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है बेटा? 155 है। तो 15 किलोमीटर के लिए पहले कुछ फिक्स किराया लिया है, तो एंड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले फिक्स किराया लिया 100 रुपए एंड देन 1 किलोमीटर के लिए y है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15y। तो दोनों का टोटल मिला के बेटा आपको दे रहा है 155 रुपीज। कितने में दे रहा है? 155 रुपीज। सॉरी, कितना चार्ज आपसे ले रहा है? कितना चार्ज आपसे ले रहा है? 155 रुपीज ले रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गए। इन दोनों को हमको प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है और देन आपको यहाँ पर बताना है कि प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा कितना है और 25 किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगने वाले हैं। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट सबसे पहले मैं समीकरण 1 से बढ़ रहा हूँ आगे। तो x प्लस 10y बेटा आपको दे रखा है 105, मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ तो 105 माइनस 10y, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान मैं रखूंगा समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर इज दैट क्लियर राइट नाउ? समीकरण 3 से x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इक्वेशन 1 से बनाया। तो आइए ऊपर रख देता हूं मैं यहाँ पर वैल्यू। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा मैं। x का वैल्यू मेरे पास 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 एंड देन 105 15y में से 10y घटाओ प्लस का 5y बराबर आ रहा है 155 आ रहा है। अब 5y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 155 माइनस 105, तो बेटा 5y बराबर कितना आ रहा है? तो 50 आ रहा है। तो y का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से 50/5 यानी कि 10 और y का मान आपका आ जाएगा 10। ठीक है, y के मान को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। क्यों सर थर्ड में क्यों रखे? क्योंकि तीसरा इक्वेशन आसान है,
रादर देन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। आप चाहो तो उसमें भी ट्राई कर लेना। मैं तीसरे में रख रहा हूं क्योंकि वो x का मान y के पदों में, x द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 105 माइनस 10y है, तो y का वैल्यू कितना है आपके पास 10। x इज इक्वल टू इंप्लाइज लगा लेना 105 माइनस 100 सॉरी 105 माइनस 100 x बराबर 5 आ जाएगा। तो x का मान बेटा आपका आ गया 5 और y का मान आ गया 10। ठीक है, तो आपको जो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसी में कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, जिसको आ जाएगा वो कमेंट में जरूर आंसर दे। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें तो फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाएगा। इफ वी एडेड 2 both डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 9/11। यदि हम किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वो 9/11 हो जाती है, तथा यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, इफ वी एडेड 3 both न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बी 5/6, तब वो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो आपको वो फ्रैक्शन वो भिन्न पता करना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन फॉर 5th का इसमें लेट कर लेंगे कि माना कि वो भिन्न जो है वो फ्रैक्शन जो है वो x/y है, माना कि वह भिन्न x/y है। लेट द फ्रैक्शन इज बी x/y, लेट द fraction is be x/y where x is the numerator and the y is the denominator according to first conditions। उसने क्या कहा है according to question, प्रश्नानुसार क्या कहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, इट मीन्स दैट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, x+2 एंड y+2, देन द फ्रैक्शन विल बी, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। ठीक है बेटा, और आगे बोल रहा है कि इन दोनों में अगर 3 जोड़ दोगे तो 5/6 हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लेता हूँ, देन सोल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 11x+2 एंड देन 9 इंटू y+2 कितना हो जाएगा 11x+22 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही 9y+18। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ x y वाली टर्म को, ये हो जाएगी 9y माइनस की क्योंकि इधर प्लस की है 18, ये प्लस का 22 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तथा एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि यदि अंतर दोनों में 3 जोड़ दें, इफ वी एडेड x+3 एंड y+3, हम फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा, देन फ्रैक्शन विल बी 5/6, कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू x+3 और 5 इंटू हो जाएगा बेटा आपका y+3 हो जाएगा, एंड देन हो जाएगा 6x+18 एंड 5y+15। y वाले के इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा माइनस का 5y, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो बोल रहा हूँ मैं 6x माइनस 5y, और ये हो जाएगा 15 माइनस 18, ऊपर ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 लिख रहा हूँ मैं ऊपर 6x एंड प्लस का 5y इधर आके हो जाएगा माइनस का 5y और बराबर 15 पहले से ही है, और ये प्लस का 18 इसका ट्रांसफर करेंगे इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, सॉरी समीकरण नंबर आपका 1 और 2 पहले से, हाँ चलो समीकरण नंबर हमने दे दिया 2। अब हम क्या करेंगे 1 और 2 से x और y किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आइए मैं इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ, तो बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 क्या है बेटा आपका 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, तो 11x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y, और इसको दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान, सॉरी अभी x का मान आया नहीं है चूंकि थोड़ा जल्दी हो गया, 11 जो है गुणा से भाग में जाएगा, x बराबर -4 प्लस का 9y बटे में आ रहा है 11, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 3 जो है उसका मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में, क्योंकि बनाया एक से है। इंग्लिश में लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ से 6 इंटू एक्स है, तो 6 इंटू एक्स के मान को 2 में रख रहा हूँ, तो x की जगह पूरा वैल्यू आएगा, ब्रैकेट में लिखना हूँ -4 प्लस 9y डिवाइड में आ रहा है 11, आगे क्या है आपके पास माइनस का 5 प्लस डिवाइड में कुछ नहीं है, और डिवाइड इक्वल में आ रहा है -3। थोड़ा आपको सावधानी से करना है, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर तो न्यूमिनेटर होगा -24 एंड 6 9 की 54y एंड 11, तो 11 है ही डिनोमिनेटर में, माइनस का
5y बटे में 1 बराबर माइनस का 3। यहाँ पर देखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, -24 प्लस का 54 एन वाई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर करोगे तो हो जाएगा 11 पंजे 55, साथ में y 11 एकम 11 बराबर आ रहा है माइनस का 3। अब ट्रांसफर करोगे आप तो भाग से गुणा में चले जाएगा, इसको सोल्व भी कर लोगे। माइनस का 24 प्लस माइनस होगा माइनस 55y में से 54y आ जाएंगे तो माइनस का y आएगा और बराबर में आ रहा है -3 गुणा 11। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ से, तो माइनस का 24 माइनस का y और ये हो जाएगा माइनस का 11 दिया 33। ठीक है बेटा, y का मान निकालना -24, ये माइनस का 33 इधर आके प्लस का 33 और ये हो जाएगा माइनस का उधर जाके प्लस का y। तो 33 में से 24 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 24 में 36 और 9, यानी कि y बराबर आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा बेटा आपका। तो y के मान को क्या करो आप इसमें पुट करोगे समीकरण नंबर 3 में। तो आइए पुट कर देते हैं, y के मान को किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 3 में रख दे तो समीकरण 3 आपके पास क्या दे रखा है? ये रहा है। तो x बराबर -4 प्लस 9 गुणा y का मान यहाँ से पुट कर दिया 9 बटे में आ रहा है 11। x बराबर -4 प्लस 9 81 बटे 11, x बराबर 81 में से 4 घटाओ आएगा 77 बटे 11, 11 से कट जाएगा 7 बार। x का मान आपके पास आ गया बेटा यहाँ से 7। तो फ्रैक्शन जो है आपकी क्या हो जाएगी? 7 बटे 9 हो जाएगी। x का मान आ रहा है 7 एंड y का मान जो है बेटा आपका आ रहा है 9। अतः भिन्न 7 बटे 9 होगी। इंग्लिश में लिखेंगे therefore fraction will be 7/9। Is that clear right now? तो हमारा ये 5th वाला क्वेश्चन भी। आइए अब हम बात करते हैं हमारे इस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 3 के लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो एज पर डिपेंडेबल है। तो यहाँ पर एक जेकब है और जेकब बता रहा है कि जो मेरी एज है, मेरे बेटे की आयु से, मेरे बेटे की एज से 5 साल अगर हम बात करें तो 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जेकब बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तथा इससे 5 वर्ष पहले, मतलब आज से, वर्तमान से 5 वर्ष पहले मेरी जो आयु थी, मेरे बेटे की आयु की 7 गुनी थी। तो बताइए कि जेकब की और उसके बेटे की आयु यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो आपको जेकब की और उसके बेटे की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज पता करना है। तो सबसे पहले आइए उसको लेट कर लेते हैं। तो माना कि सॉल्यूशंस में यहाँ पर लिख रहा हूं बेटा, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज बी x ईयर, तथा उसके पुत्र की, तथा जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है, इंग्लिश में यदि हम लिखें लेट द present age of Jacob is x year and the present age of his son is y year। ठीक है, वर्तमान आयु हमने जेकब की x से लेट कर ली और उसके बेटे की y, यानी कि आज वर्तमान की प्रेजेंट की यदि हम बात करें तो प्रेजेंट में जेकब जो है x ईयर का है और उसका बेटा जो है वो y ईयर का है। तो अब क्वेश्चन की हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। उसने कहा कि आज से 5 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, ठीक है, तो 5 ईयर हैंस, तो 5 साल बाद 5 ईयर हैंस देखेंगे तो उसके पुत्र की आयु उससे 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो फॉलो करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो ये समझो कि आज जैसे जेकब की आयु मान लो 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15। 5 जोड़ना है बस, सिंपल। तो 5 जोड़ते हुए हम इक्वेशंस को यहाँ पर सेटिस्फाई कर देते हैं। तो जेकब की एज जो है वो आज यदि x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? ठीक है, x + 5 हो जाएगी। यहाँ पर लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात। ठीक है, क्या लिखा हमने? 5 वर्ष पश्चात। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि जेकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 टाइम है। तो जेकब की एज 5 साल बाद हो कितनी जाएगी? तो अभी यदि x है तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5 ईयर।
अब ये 3 गुना है किसके, उसके बेटे की एज से, और वो भी 5 साल बाद की एज। तो उसका बेटे की अभी y है तो 5 साल बाद y + 5, उसमें 3 का गुणा कर दिया तो दोनों बैलेंस हो गए। क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम है बेटा, 3 टाइम है। तो अगर इक्वल कब होंगे, जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें करेंगे तो 3 3 9 टाइम हो जाएगा। ज्यादा एज किसकी होगी, पिताजी की, और बेटे की कम होगी, बेटे में किसका गुणा करेंगे, 3 का, तब जाके दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस बोल रही है यहाँ पर। आगे सोल्व करते हैं, x + 5 बराबर गुणा कर दो 3y, और ये हो जाएगा 15, x माइनस का 3y 15 - 5 हो जाएगा, x - 3y बराबर 10। इक्वेशन नंबर बेटा आपने ले लिया फर्स्ट। ठीक है, अब 5 ईयर हेंस हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, 5 वर्ष पूर्व की यदि हम बात करें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी जो एज थी वो 7 गुनी थी उसके बेटे की एज से, 5 वर्ष पूर्व। अब मैं उस कंडीशंस को डायरेक्टली यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले ये समझ लो कि यदि उसकी एज अभी 1 साल है तो 5 साल पहले कितनी थी, 1 में से 5 कम करना पड़ेगी। उसके बेटे की y है तो उसके बेटे की 5 साल पहले कितनी थी, तो y - 5, तो उसके साथ कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो 5 साल पहले 7 गुनी बता रहा है, मतलब जेकब की एज अगर हम 5 साल पहले देखें तो कितनी है, 1 - 5, और वो अपने बेटे की कितने गुनी है, 7 गुना। उसके बेटे की 5 साल पहले कितनी होगी, 5 - 5। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 - 5 7 से गुणा करो, 7y - 35, तो कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, x - 7y बराबर माइनस का 35 पहले से है, माइनस का 5 इधर भेज दो, प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा, x - 7y बराबर माइनस का 30 हो जाएगा। बेटा इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ चुका है। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन को ले लो, मैं ले रहा हूँ यहाँ से इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, x - 3y = 10। बेटा मैं यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने इसको थर्ड। जब भी आपका x का मान y के पदों में आ जाए, y का मान x के पदों में आ जाए, तो आप उसको इक्वेशन थर्ड ले लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है x के मान को समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है आपका, x - 7y बराबर -30। जरूरी नहीं कि आप लिखो, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। x का वैल्यू बेटा आपके पास है 10 + 3y, उसके बाद माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 से x की जगह आपने यहाँ से वैल्यू पुट करा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10, 7 में से 3 माइनस करो, 4y हो जाएगा -30 के सर 4 कैसे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है बेटा, अब माइनस को उधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, 10 माइनस का 30 हो जाएगा प्लस का 30, माइनस का 4y हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा 40 बराबर 4y, एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा 40/4, क्योंकि गुणा से भाग में आ जाएगा तो y का मान यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा 10। y के मान को कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, क्योंकि आसान होगा ये। तो y के मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 10 + 3 गुना y का मान आ गया 10, कितना हो जाएगा, x बराबर 10 + 3 धाम 30, x बराबर 40 आ रहा है, तो x बराबर यहाँ पर आ रहा है 40। ठीक है बेटा, यानी कि उसके पिताजी की एज, जेकब की एज कितनी आ रही है 40, और उसके बेटे की एज 10 आ रही है। ठीक है, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ जेकब is 40 and his son's age his son's present age is 10 year। ठीक है, अतः हिंदी में आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः जेकब की वर्तमान आयु, अतः जेकब की वर्तमान आयु, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष है। अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। आइए इस पर ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट तो उसने क्या कहा कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद इसको करो तो हो जाएगा 45, और इसको करो तो 10 के बाद हो जाएगा 15। क्या 15 से 45,
45 15 से 3 गुना है, कोस 3 गुना है 15 तिया 45। चलो 5 वर्ष पहले जाओ, 40 में से 5 कम करो, कितना हो रहा है 35, और इसमें से 5 कम करो तो हो रहा है 5। देखो 7 गुना है 35 जो है 5 का कितने गुना है 7 गुना है, ऐसा हमने चेक भी कर लिया। तो हमारा इक्वेशन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट एज दोनों के सही है। तो जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। तो इस टाइप से हमारा 3.3 का थर्ड का सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको समझ आया हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जीवीके मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल